इसी पर बात करेंगे। राजा खालिद महमूद खान मौजूद हैं जो कि साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने। अभी उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, यानी कि 31 मार्च को ही जिस दिन ये सारा मामला हुआ, उन्होंने अपने डिप्टी अटॉर्नी जनरल की हैसियत से इस्तीफा दिया। राजा खालिद साहब, पहले भी जिस तरह आपसे बात हुई, अब ज़ाहिर है ये मामला सारा सुप्रीम कोर्ट चला गया है, वहाँ पर इस केस की समाअत हो रही है। आपने खुद इसीलिए इस्तीफा दिया कि आपको ये चीज़ ठीक नहीं लगी, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है वो किस तरह से इस आईनी बहरान को कम कर सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त पूरी कौम की नजरें और बिलखसूस जो लीगल फ्रेटर्निटी है, इसकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे मरकूज हैं। कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है और सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसे ये सब कुछ देखना चाहिए कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये खाना जंगी की तरफ ये मुल्क नहीं जा सकता, ना उसका मुतम्मिल हो सकता है। फिर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाद हासिल किया गया और जब आइन नहीं था हमारा मुल्क टूट गया। 47 से लेके 73 तक जब तक कोई मुतफिका आइन बनता, इतने ग्रीवेंसेस पैदा हो चुके थे, इतनी नफरतें परवान चढ़ चुकी थी कि जिसका मुदावा मुश्किल हुआ और मुल्क टूट गया। तो अब ये नहीं हो सकता कि माइट इज राइट कि आप इख्तिदार में हैं तो जो आपकी मर्जी में आए आप रूल्स को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को टॉपल करते हुए चले जाएं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट यकीन है अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो ये करार देगी। तो रखता हूं मैं, कोई इस तरह से मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो ये करार देगी कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जो भी डिप्टी स्पीकर का था, और 197 लोगों को आपने किस बुनियाद पे गद्दार डिक्लेयर किया। आपने आइन की दफा जो आर्टिकल 5 है उसकी इंटरप्रिटेशन का हक आपको किसने दिया? वो तो कोर्ट्स ने करना होता है। क्या इंक्वायरी हुई कि वो गद्दार हैं? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत वोट नहीं ले रखा था। एक तरफ वो गद्दार ठहरे और फिर आप उसी अपनी बात को कंट्राडिक्ट करते हुए दूसरे दिन आप उन्हें लेटर लिख देते हैं जी कि आप आए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो आपके बकौल गद्दारों का सरबराह ठहरा, उससे आप लेटर लिखते हैं कि जी आप आए, हम मिलके तो केयर टेकर सेटअप बनाते हैं। तो ये बिल्कुल मौकरी है कानून के साथ, आइन के साथ। और मैं समझता हूं कि आपने तो डिक्टेटर्स को एक नया रास्ता दिखा दिया और उन्हें कह दिया, उन्हें बता दिया कि सितारों से आगे जहां और भी है कि ऐसे भी हो सकता है। राजा खालिद साहब, एक चीज आपसे पूछनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि ये सारा मामला अंडू कर दिया जाए तो फिर आगे का प्रोसीजर क्या होता है वो तहरीक अदम एतमाद वाला? देखिए ना, आगे का प्रोसीजर जैसे थे की पोजीशन पे चला जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये करार दे सकती है कि जिस तरह केस रिमांड होता है किसी भी कोर्ट, बड़ी कोर्ट से, तो वो यही कहते हैं कि पिटीशन इज डीम्ड टू बी पेंडिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट या फलां कोर्ट, ठीक है, हाई कमांड करती है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में, मेरी जो जाती राय हो जो सकता है वो यही कि मुमकिन जो है कि दी नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डीम्ड टू बी पेंडिंग बिफोर द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एंड ही इज डायरेक्टेड proceed further in accordance with the constitution and rules of business। सही। अच्छा राजा साहब, एक सवाल है, 31 मार्च का ये इजलास था, फिर वो 3 अप्रैल तक मुलतवी हो गया, आज सर 5 तारीख हो गई है। ये कहा गया आज अदालत में कि 7 दिन के अंदर जो है वो वोटिंग लाजमी होती है, तो क्या 7 दिन से अगर ऊपर मामला चला जाएगा तो फिर क्या? क्योंकि अदालत ने अभी तमाम फरीकैन को तो सुनना है, क्योंकि जस्टिस जो है वो भी होना चाहिए, क्योंकि हर फरीक सुना जाएगा, मामला पूरे क्लियर होंगी, फिर ये अदालत कोई फैसला करेगी। तो ये 7 से ऊपर दिनों का भी कुछ मामला हो सकता है? देखिए ना, पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंडेटरी प्रोविजन थी उसका वायलेट करते हुए 14 दिनों के अंदर इजलास नहीं बुलाया गया जी, ठीक हो गया। अब ये है कि अगर कोई डी ट्रैक हो जाता है, कोई बंदा रास्ता छोड़ देता है, तो जो या किसी गलत पे ट्रैक पे चला जाता है तो उसे कोर्ट या कोई भी उसकी रहनुमाई करते हुए रास्ते पे लाता है, तो बेशक टाइम तो ज़ाया हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आगे मजीद तबाहियां हैं। अगर यही रहेगा तो फिर यह है कि बहुत सारे फिर असेंबली की रेजोल्यूशन आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर जो अक्सरियत खो बैठा, जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग,
ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस या इनका जो बिजनेस कंडक्ट करने का या जो इंटरनल प्रोसीडिंग है, दैट कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये जो बात कही जाती है ना, ये सिर्फ जो उनका इंटरनल बिजनेस है उसके हवाले से है कि उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी है, ठीक हो गया। इन्होंने तो बहुत आगे बढ़ के, बहुत से पहले नहीं हुआ कि स्पीकर, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, यहाँ पे हुआ है इस तरह से कि कानून की तशरीह करने के लिए, आइन की तशरीह करने के लिए मुझे अंदाजा नहीं कि आपके कौन है बाकी जो आपके सर, आप ही मौजूद हैं, हम बाकी तजिया जो है वो नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, हम सियासी मामलात के हवाले से बात करें, आइनी तशरीह आपसे ही ले रहे हैं राजा साहब। जी बस वही मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। वो सारे लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन का मामला आए तो कोर्ट्स भी खुद नहीं करती है उस पार्टी या दूसरी मुखालिफ पार्टी को सुन के नहीं, बल्कि अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस करना पड़ता है जी। कि आए और वो कोर्ट को असिस्ट करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और डेलिकेट पॉइंट इन्वॉल्व है, डेलिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ हमारे सामने आया है। ये आप, और फिर मजे की बात कि वो कहते हैं कि अपेरेंटली बजायर आप गद्दार हैं, यानी उसकी बुनियाद पे आप अपेरेंटली की बुनियाद पे खड़ा किया, जिसकी बुनियाद आगे फिर जाके प्राइम मिनिस्टर पुरानी पोजीशन पे चले गए, उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और सदर ने उसकी अप्रूवल दे दी, और अब वो कहते कर ये सारा गैर आईनी हो रहा है। तो कोर्ट एक को अगर गलत करार देगी पहले स्टेप को, तो वो पुरानी पोजीशन पे चला जाएगा और ये सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो गलती दर गलती और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, एक चीज और है राजा खालिद साहब, एक चीज और है, अब जाहिर जो सारा मामला हो रहा है वो खत पे हो रहा है ना, एक डॉक्यूमेंट है, एक खत है जो आया है, वो खत जो कि नेशनल सिक्योरिटी में पेश किया गया, अगर मांगती अदालत कि भाई वो खत पेश करें, ये साबित करें, तो अगर वो खत पेश किया जाता है तो उसके बाद के सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? देखें ना, उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना, बगैर इंक्वायरी के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई कमीशन बैठे उसे प्रोब करे, बगैर प्रोब किए आपने यानी इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो जो लोग हैं 197, उन्हें कैसे, यानी पाकिस्तान को आपने जिसे चाहे आप गैर मुस्लिम का ठप्पा लगा दें, काफिर का ठप्पा लगा दें। राजा साहब, कथा कलामी की माफी, अगर ये खत पेश हो जाता है फिर तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और फिर तो मामला बहुत आगे जा सकता है, तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद चीजें ये तो सब बेमानी होंगे। अच्छा, मैं मोहम्मद उसामा गाजी ने ज्वाइन किया, साथ में मैं एक सवाल इस पे भी मैं चाहूंगा कॉमेंट करें, साथ एक सवाल भी कि अब अगर ये मामला वहाँ पर है, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, उसकी अब इस वक्त आइनी हैसियत क्या है फिर? जी राजा साहब, आइनी हैसियत तो पहला काम ही गलत हुआ है, लिहाजा इनके बाकी किसी जो उसकी फर्दरेंस में जो एक्शन हुए उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। अच्छा, पहला एक्ट ही डिप्टी स्पीकर का गलत है, आगे जितने काम हुए वो गलत है, बुनियाद ही गलत है। तो वो सारा जो उस पर सुपर स्ट्रक्चर या जो भी इमारत तामीर हुई वो सारा गलत है, वो खोखली है सर। लेकिन जब खत आ जाएगा, जब बीच में खत आ जाएगा तो फिर ये किस तरह साबित होगा? ये सारा मामला, खत आ गया बीच में तो देखें मैम, उसमें अगर खत आ जाता है तो फिर उसके हवाले से कोई कमीशन मुकर्रर हो, कोई इंक्वायरी करे, उसे प्रोब करे, उसकी ऑथेंटिसिटी को और उसके कंटेंट्स को का जायजा ले, उसकी देखे कि क्या फोर्स क्या है उसमें, किसने लिखा, किसको लिखा, किसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये सारा फिर होना चाहिए ना। होगा तो फिर आप करेंगे। मैज यानी आप अपेरेंटली या प्रेमा फिशाई किसी को गद्दार करार दे दें जिसने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे वोट ले रखा है, ये कैसे पॉसिबल है? सही। अच्छा, मैं और फिर उन गद्दारों को उनके खिलाफ आप प्रोसीड करें ना, अगर वो गद्दार है आप हाई ट्रीजन का मुकदमा कायम करें, गद्दारी का मुकदमा पाकिस्तान पिनल कोड के तहत दायर करें, प्रोसीड करते हैं ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।